Audio Jungle. Audio Jungle. अभी आप देख रहे हैं कंचन न्यूज। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि न्यूज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब चलिए खबरें विस्तार से। नमस्ते। थोड़ा माफ़ी चाहते हैं कि सर समय नहीं उपलब्ध हो पाए, क्योंकि हमें लगता है कि कुछ टेक्निकल इश्यूज था जिसको हम लोगों की टीम इसको ठीक करने में 10-15 मिनट लगा दी। सबसे पहले आप सब लोगों को हम आज महाशिवरात्रि का पर्व है और हम जो हमारी जो विरासत है और जो हमारी परंपरा है, हम आदिदेव महादेव परमपिता को सर्वशक्ति मान मानते हैं और हिंदू मान्यताओं के अनुसार ये एक बड़ा पर्व है हम सब लोगों का, और माना जाता है कि आज महाशिवरात्रि के दिन बाबा का और माता पार्वती की शादी का दिन है और काफ़ी लोग इसको बहुत हर्षोल्लास से पूरे देश में और जहाँ जहाँ हिंदू धर्मावलंबी लोग हैं वो बहुत स्नेह प्यार से और बड़ी श्रद्धा से इसको मनाते हैं। तो मैं सर्वप्रथम आप सबको इस महाशिवरात्रि के पावन दिवस के उपलक्ष्य में आप सबको ढेर सारी शुभकामना देता हूँ और उम्मीद करता हूँ और ऐसी आशा करता हूँ और महादेव से ऐसा आशीर्वाद मांगता हूँ कि जो हमारा बिहार जिसकी विरासत और जिसकी हमारी जो विरासत रही है, जो हमारा संस्कृति हमारी रही है, वो हमारा दिनों दिन उसको पाने में जो हम सब लोग जो भी समाज के सक्रिय लोग सामाजिक जीवन में हैं, वो इस बिहार की विरासत को पाने में और अपनी परंपरा को पाने में संघर्ष कर रहे हैं कि कैसे हमारी आने वाली पीढ़ी और सशक्त हो और मजबूत हो और उस परंपरा को और उस विरासत को, जो हमारे मगध साम्राज्य का विरासत था, और उस विरासत को जो आर्यभट्ट की जो हमारी परंपरा रही है, उसको हम कैसे वापस इसको हम पा सकें। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वर्ष में जिस तरह की कार्यशैली और जिस तरह की कार्य परंपरा को कार्य करने की क्षमता को माननीय हमारे पार्टी के सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से उसको 17-18 वर्षों में बढ़ाने का काम किया है, वो निश्चय रूप से आने वाले समय के लिए, आने वाले बिहार के लिए, क्योंकि कोई भी जीवन प्रांत जीवित रहता नहीं है, लेकिन उसके कार्य जीवित रहते हैं, उसके कार्य करने की शैली जीवित रहती है, उनके कार्य करने की जो परंपरा है वो जीवित रहती है और उसी के पदचिन्हों पर चलकर आने वाली पीढ़ी सीखती है और आगे बढ़ती है। तो इन 18 वर्षों में जिस तरह से माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने इस बिहार को सबल बनाने का काम किया, जो बिहार कभी बुरी तरह से रेंगता रहा, बीमारू राज्य में रहा, जो बिहार कभी विकसित प्रदेश में नहीं आ सका, लेकिन आपको जान की प्रसन्नता होगी कि अब हम लगभग चौथे, पाँचवें या छठे स्थान पर पूरे देश का जो राज्यों का बजट है उसमें हम आ गए। जब नेता इस पहले हम उन पर बात करने से पहले आज हम दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ये सौभाग्य है कि आज महाशिवरात्रि भी है और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है, और जो बड़ी आबादी इस प्रदेश में हमारे यहाँ महिलाओं की है, उन महिलाओं को भी इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम शुभकामना देते हैं। और हम कैसे हमारी महिलाएं जो हमारा एक लंबे वर्षों बरस से जो पुरुष प्रधान समाज रहा, उसमें कैसे हम आधी आबादी को और सशक्त और मजबूत कर पाएँ, ये आज उनके लिए संकल्प लेने का दिन है। आज उनके लिए हम सब को, समाज के सभी लोग जो चाहते हैं कि हमारा इस
प्रदेश का और इस देश का पर कैपिटा इनकम हमारा इंक्रीज करे, जो चाहता है कि इस प्रदेश के हमारे जो जीडीपी ग्रोथ है वो हमारा इंक्रीज हो, वो आगे बढ़े, उन सब के लिए ये एक बड़ी चुनौती है कि हम इस आधी आबादी को शिक्षित करें, इस आधी आबादी को हम मुख्यधारा में लाएं, इस आधी आबादी को हम इस जो हमारा पुरुष प्रधान समाज के टैग को हम तोड़ करके और जेंडर बायसनेस से हम बाहर निकल करके और सभी को आगे आने का हम एक सफल मौका देने का काम करें। हम मानते हैं कि हमारे नेता ने इन 18 वर्षों में इन महिलाओं के सपनों को एक नया पंख देने का काम किया है और महिलाओं के उत्थान के लिए माननीय नेता ने बहुत से अभिनव प्रयोग किए हैं और कैसे हम अपनी महिलाओं को कैसे सशक्त कर सकें, कैसे हम उनको शिक्षित कर सकें, कैसे वो महिलाएं शिक्षित हों, उनके लिए किस तरह से नेता ने इस प्रदेश में काम किया है, हम उसकी थोड़ी चर्चा करना चाहते हैं। क्योंकि जो नई आबादी जो अभी 18 वर्ष की, 19 वर्ष की, 20 वर्ष की, 22 वर्ष के जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे लोग हैं, शायद उनको ये नहीं पता है कि हमारे इसके पहले का बिहार कैसा था, किन परिस्थितियों में ये बिहार माननीय नेता को मिला और किन परिस्थितियों से माननीय नेता ने कठिन परिश्रम करके अपने जो जिसको बोलते हैं फोर्स साइटिंग के साथ कैसे उन्होंने नए नए प्रयोग किए और कैसे वो उन्होंने इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया। जो बिहार कभी 24,000 करोड़ का हुआ करता था, आज लगभग 2,70,000 करोड़ का ये बिहार हो गया है। तो आप इसी से ये इस बात का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी पारदर्शिता से और किस विशेष पहल से और जो वित्तीय प्रबंधन से माननीय नेता ने इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया है। माननीय नेता जब आए सबसे पहले तो उन्होंने इस प्रदेश में 2005 में आए तो सबसे पहले उन्होंने इस प्रदेश में ये जानकारी प्राप्त की कि कितने बच्चे हमारे स्कूल के बाहर हैं और उन बच्चों को हम कैसे विद्यालय में लाने का काम करें। और जब पता चला कि करीब 10% बच्चे बाहर हैं तो उन्होंने ये प्रयास किया कि ये बच्चे किन के हैं और किन किन लोगों के बच्चे हैं और उनके लिए अलग अलग उन्होंने तालमी मरकज, टोला सेवक, शिक्षक से सब करके उनको विद्यालय में, सरकारी विद्यालयों में लाया, सरकारी विद्यालयों का निर्माण कराया, सरकारी विद्यालयों की जो स्थिति थी उसको उन्होंने ठीक किया, नए प्राथमिक विद्यालय खोले। जहाँ पर हमारे यहाँ विद्यालय तो बना दिए गए थे मगर वहाँ पर भवन नहीं थे, उन जगहों पर भवन का निर्माण कराया। उसके बाद जब हमारे यहाँ स्टूडेंट्स बढ़े तो अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कराया और जब उन्होंने देखा कि चौथे और छठवीं के बाद जब हमारी बच्चियां जो है उनका ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा है तो उन्होंने इस पर सर्वे कराया कि क्या कारण है कि बच्चियां जो है वो हमारे विद्यालय नहीं आ पा रही और छठवीं के बाद वो, 5वीं के बाद वो ड्रॉप आउट हो जा रही है। तो माननीय नेता ने ये पाया कि जो बच्चे गरीब के हैं वो बच्चियां 5वीं 6वीं में आने के बाद सियानी हो जाती हैं और उनके पास अच्छे कपड़े नहीं होते हैं जिससे कि वो विद्यालय जा सके, तो उनके माता पिता उनको विद्यालय जाने से रोक देते थे। ये एक समाज का बड़ा जिसको बोलते हैं कि शिक्षा के, महिला शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति थी और माननीय नेता ने दो पोशाक योजना की शुरुआत की। महिला शिक्षा के क्षेत्र में मैं समझता हूँ ये पोशाक योजना एक बहुत बड़ी जिसको बोलते हैं मौन क्रांति थी और उस पोशाक योजना के शुरू होने के बाद और साइकिल योजना की शुरुआत की। काफ़ी विरोध हुआ, लोगों ने उस समय कहा कि महिलाएं तो शहर में साइकिल नहीं चलाती हैं, पता नहीं सुदूर ग्रामीण इलाकों में साइकिल चला पाएंगी कि नहीं पाएंगी। मगर मैं समझता हूँ कि उनकी दूरदर्शी ये सोच थी कि जो 2005 में लगभग 4 लाख 5 लाख लोग मैट्रिक की परीक्षाएं पास करते थे
और उसमें मात्र 20% या 25% से भी कम, 10% के आसपास, 15% के आसपास बचियाँ हुआ करती थी। और आज उस मौन क्रांति का परिणाम ये है कि आज 2023 मार्च में लगभग 15 लाख के आसपास लोग मैट्रिक की परीक्षाएं पास किए हैं। और आपको जान के प्रसन्नता होगी, उसमें आधे से ज़्यादा 51% बचियाँ हैं। और माननीय नेता यहीं पर नहीं रुके। माननीय नेता ने मैट्रिक की परीक्षा पास करने पर बच्चियों को प्रोत्साहन राशि, +2 की परीक्षा पास करने पर प्रोत्साहन राशि और ग्रेजुएशन की परीक्षा पास करने पर भी प्रोत्साहन राशि की घोषणा की। और प्रोत्साहन राशि देने की परंपरा इस गरीब राज्य में भी शुरू किया कि हमारी बच्चियां जो नहीं पढ़ पा रही हैं, हम उनको कम से कम ग्रेजुएट कराने का काम करें, उनको प्रोत्साहित करने का काम करें। तो एक तरह से माननीय नेता ने एक बड़ी क्रांति की शुरुआत की। और इसके अलावा 2007 में जब पंचायती राज का जब चुनाव शुरू हुआ तो उसमें भी आधी आबादी के लिए आरक्षण की व्यवस्था की। उसमें भी काफ़ी विरोध हुआ। बहुत लोगों ने कहा कि अभी पूरी तरह से समाज इसके लिए तैयार नहीं है, लेकिन माननीय नेता का दृढ़ निश्चय था कि उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था में भी आरक्षण की व्यवस्था की। महिलाओं के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, अति पिछड़ों के लिए, जो लोग कभी समाज में मुखिया के दरवाजे जाने पर भी इनको 4 बार सोचते थे कि पता नहीं मुखिया जी हमको उतना सम्मान दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। वैसे एक नई पीढ़ी को माननीय नेता श्री नीतीश कुमार जी ने पैदा करने का काम किया और उनको एक नई राजनीतिक, जिसको बोलते हैं, पारी की शुरुआत करने का मौका दिया। और आज इसीलिए अनुसूचित जाति जनजाति, अति पिछड़े के लोग और जो आधी आबादी महिलाओं की है, जो कभी सोच नहीं पाती थी कि हम इस तरह से मुखिया, जिला परिषद के अध्यक्ष भी बन पाएंगे, उनको माननीय नेता ने मौका दिया। तो सबसे पहले आज इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर हम अपने नेता माननीय नीतीश कुमार जी को उनकी दूरदर्शिता के लिए, उनके आने वाली जो 25 वर्ष 50 वर्ष आगे की जो हमारा समाज का जो स्वरूप था, उसको बदलने की सोच को हम सलाम करते हैं कि उन्होंने आज से लगभग 18 वर्ष 16 वर्ष 15 वर्ष पूर्व उन्होंने इसका निर्णय किया और आज वो देखने को मिलता है। इसके साथ साथ उन्होंने न सिर्फ जीविका की योजना की शुरुआत की और माननीय नेता ने जीविका की योजना को शुरुआत करने में उन्होंने इस जगत जननी सीता की धरती, सीता की भूमि और बुद्ध महावीर के इस प्रेरणादायी विचारों से ओत-प्रोत बिहार की इस धरती को पर सदा उन्होंने माना है कि सामाजिक रूप से ये धरती महत्वपूर्ण रही है। और गौरवशाली जो हमारा बिहार है, जो गौरवशाली हमारी मगध साम्राज्य की विरासत है और जो चाणक्य के अर्थशास्त्र के माध्यम से राजनीतिक व्यवस्था कायम करे की जो विशिष्ट परंपरा है, उसको माननीय नेता ने कायम रखने का प्रयास किया और बिहार को आर्थिक समृद्धि और ज़्यादा कैसे मिले उसके लिए प्रयास किया। और इसलिए हम आप सबको बार बार कहते हैं कि जीविका के माध्यम से एक ऐसी योजना की शुरुआत की, जीविका की, कि जो आर्थिक और सामाजिक रूप से हमारे जो ग्रामीण इलाकों में जो हमारी महिलाएं थी, जो कमज़ोर थी, उनके लाइवलीहुड को हम कैसे इंक्रीज़ करें, उनके जीवन यापन के जो उनकी व्यवस्था थी, जो आर्थिक स्थिति थी, हम कैसे उनके लाइवलीहुड को इंक्रीज़ करें, इसके लिए योजना बनाई। और मैं समझता हूँ कि बिहार पहला राज्य है पूरे देश में जिसने जीविका के ऊपर सबसे पहले सेल्फ हेल्प ग्रुप बना करके और वर्ल्ड बैंक से लोन लेकर के इस योजना की शुरुआत की। और आज हम समझते हैं कि लगभग 1 करोड़ 30 लाख के आसपास परिवार हैं जो जीविका के साथ और जीविका समूह के साथ जुड़ी हुई हैं। और जो हमारे पास जो डेटा है, लगभग 1 करोड़ 3 लाख जीविका दीदियों द्वारा 68,000 ग्राम संगठन तथा 1,450 संकुल संघों का गठन किया जा चुका है।
जबकि माननीय नेता का मानना है कि इसको हम और आगे इसको बढ़ाने का काम करेंगे। और आपको ये भी जान के प्रसन्नता होगी कि विभिन्न बैंक द्वारा 27,000 करोड़ की राशि ऋण के रूप में इनको उपलब्ध कराई गई है। 27,000 करोड़। जब नेता आए थे तो ये बिहार का बजट मात्र 24,000 करोड़ था, और आज समझिए कि हम जीविका दीदियों को 27,000 करोड़ का ऋण दे करके उनको सबल स्वावलंबी बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं। और इसका आर्थिक मजबूती का समूह के, जबकि 98.5% लगभग 98.99% लोगों ने ऋण की वापसी का प्रतिशत जो हमारा है, जो ये हमारे जीविका समूह है जो ऋण ले रही हैं, उसका 99% के आसपास ऋण वापसी भी लोग कर रहे हैं। तो हमारा ये कहने का मतलब है कि हम जो जीविका के मॉड्यूल को इस प्रदेश में लाए थे वो 100% सक्सेसफुल है। हम ऋण भी ले रहे हैं, हम काम भी कर रहे हैं, और कमा के हम बैंकों को वापस भी कर रहे हैं। तो ये पूरा चेन जो हमारा है वो पूरी तरह से हमारा वर्केबल चेन है, और ये पूरी तरह से इफेक्टिव है। और इसी का कारण है कि भारत सरकार ने, जब UPA 2 की सरकार थी तो भारत सरकार ने इसको पूरे देश में लागू करने का काम किया, और इसका नाम दिया आजीविका। और आजीविका के नाम से पूरे देश में ये योजना जो मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो हम महिलाओं के आर्थिक विकास के लिए जो हम लाइवलीहुड के उनके घरों में जो बदलने का काम कर रहे हैं, उसके लिए प्रयास किया जा रहा है। और भारत सरकार ने भी इसको अंगीकार करने का काम किया। और जो साइकिल योजना और पोशाक योजना थी, इसके लिए तो न सिर्फ देश के अन्य राज्यों ने इसको अंगीकार किया, बल्कि देश के बाहर जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज थे उसके लोग भी आकर के इस योजना को समझने का, और कैसे ये योजना इफेक्टिव हुआ, इसके लिए इन्होंने अध्ययन करने का काम किया। बहुत से दूसरे देशों के भी प्रतिनिधि आए और हमारे पोशाक योजना, साइकिल योजना और इसका उन्होंने अध्ययन किया, और दूसरे देशों को भी अडॉप्ट करने का, उसका काम करने का प्रयास किया है। माननीय मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, मुख्यमंत्री बालिका पोषक योजना की तो हमने आपको चर्चा की ही, साइकिल योजना की चर्चा की, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना की भी शुरुआत की, कैसे हम इसको इम्पावर्ड करें। और मतलब लगभग 10 लाख की वित्तीय सहायता देने का इन्होंने प्रावधान किया कि जो महिला पढ़ी लिखी हों, ग्रेजुएशन तक तो हम प्रोत्साहित कर रहे हैं, बट ग्रेजुएशन के बाद हम जो प्रोत्साहन राशि देने के बाद अगर महिला को नौकरी नहीं मिलती है, कहीं रोजगार करने में वो सक्षम नहीं हो पाती हैं उनको, तो उनको कैसे हम फर्दर एज ए सेल्फ एंटरप्रेन्योर बनाने का हम काम करें, उसके लिए 10 लाख का वित्तीय सहायता देने का माननीय नेता ने प्रावधान किया महिला उद्यमी योजना में, जिसमें 5 लाख रुपया अनुदान, राज्य सरकार का अनुदान, और 5 लाख रुपया ब्याज मुक्त ऋण, मतलब आपको कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं है, जस्ट यू हैव टू रिटर्न दैट 5 लाख रुपीज। उस 5 लाख रुपए को आपको उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो एक बड़ी क्रांतिकारी योजना थी हमारी महिला उद्यमियों को आगे बढ़ाने के लिए, और इस योजना की माननीय नेता ने शुरुआत की। जीविका की हमने आपको चर्चा की, और उसके बाद मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, जो बच्चियां BPL परिवार की थी हैं, उनके लिए जिनका 60,000 से कम है, उनके लिए भी माननीय नेता ने योजना की शुरुआत की, और कन्या के विवाह के लिए एक प्रोत्साहन राशि की घोषणा की। उसके साथ क्योंकि बहुत से गरीब परिवारों में ये योजना की शुरुआत क्यों की गई, इस वजह से कि बहुत से लोगों को लगता था कि जब हम बेटी की शादी करने पर जाते हैं तो हमारे पास बहुत शादी नहीं होता, तो बेटियों की शादी जब बेटी पैदा होती है तो उसकी शादी एक बड़ा बोझ अब पिता के ऊपर बन जाता था। सो उसको बोझ को कम करने के लिए और बेटियों के लिए अपने पिता के लिए एक भाव पैदा करने के लिए माननीय नेता ने इस योजना की शुरुआत इस प्रदेश में करने का काम किया। बाल विवाह और दहेज उन्मूलन पर भी माननीय नेता ने प्रहार किया, इस सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ कि दहेज प्रथा बंद होना चाहिए, बाल विवाह बंद होना चाहिए। बाल विवाह में देखते हैं कि जब बच्चे कम उम्र में शादी होती है तो जो बच्चे होते हैं उनकी मानसिक स्थिति या फिर उनका उस तरह से बच्चा खुद ही बच्चा रहता है, और उनको अगर आप तो बच्चे जो पैदा होते हैं वो बहुत तरह से
मतलब परिपूर्ण नहीं रह पाते हैं। तो जो सर्वे हुआ तो इस पर भी माननीय नेता ने, इस सामाजिक कुरीति पर भी माननीय नेता ने प्रहार करने का काम किया। उसी तरह से माननीय नेता ने मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की। महिला अभ्यर्थी जो यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण कर गए थे, जो यूपीएससी बहुत से लोग कंप्लीट कर जाते हैं, लेकिन उनके पास उतना फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं रहता था, जिसके चलते वो कोचिंग करने में, किताब खरीदने में या फिर गाइडेंस लेने में उनके पास पैसा नहीं होता था, या बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के जो एग्जाम्स होते थे उनके लिए नहीं हो पाता था। तो उनको भी माननीय नेता ने, जो भी हमारे यूपीएससी और बीपीएससी की मेंस को निकाल देंगे, जो भी महिला अभ्यर्थी, उनको 1 लाख रुपया यूपीएससी के लिए और 50,000 रुपया, ये एक प्रोत्साहन राशि सरकार की तरफ से था कि हम कैसे उनको हम आगे बढ़ाने का काम करें, उनको हम कैसे आगे लेके जाएं। और हम ये भी कहना चाहेंगे कि इन सब के पीछे माननीय नेता का सिर्फ और सिर्फ ध्येय यही था कि जो 21वीं सदी का बिहार को माननीय नेता ले जाना चाहते हैं, और जिस 21वीं सदी के बिहार को ले जाने के लिए उन्होंने इतनी बड़ी, जिसको बोलते हैं एक कॉम्बैक्ट प्लान जो बनाया कि हम सब जाति धर्म के लोगों को और सब जेंडर्स के लोगों को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जो लोग भी हमारे पीछे रह गए, चाहे वो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हों, अति पिछड़े के लोग हों, अल्पसंख्यक समाज के लोग हों, या फिर हमारी जो आधी आबादी महिलाओं की है, उनको जब हम आगे ले जाएंगे तभी जाकर के ये 21वीं सदी का हम बिहार बना पाएंगे। और उसके लिए हम पर कैपिटा इनकम को हमको इंक्रीज करना है, हमको अपने जीडीपी को इंक्रीज करना है। तो इसके लिए हमारे लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है कि जो बड़ी आबादी महिलाओं की है, जब तक हम उनको शिक्षित नहीं करें, उनको सक्षम नहीं बनाएं, उनको आगे हम प्रोत्साहित नहीं करें, तो माननीय नेता ने अपने कार्यकाल में इन सब योजनाओं की शुरुआत की। और आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, महिला दिवस है। हम सब अपने भाइयों को, और हमारे साथ हमारे एमएलसी साहब जुड़े हुए हैं पार्टी के, खालिद अनवर साहब, जो हमारे अभी दूसरे टर्म के लिए माननीय नेता ने उनको चयन किया, उनका नामांकन हुआ है। हम उनको भी धन्यवाद, खालिद भाई को भी धन्यवाद देते हैं कि वो जुड़े हुए हैं। हमारे इमामुद्दीन राइन साहब भी जुड़े हुए हैं, मिनॉरिटी के हमारे नेता हैं। हमारे अमित शर्मा जी हैं, प्रवीण जी हैं, हमारे नीलेश पाठक जी हैं, हमारे अंजनी भाई हैं, सुजीत कुमार वर्मा जी हैं, सायन कुणाल हमारे दामाद जी भी जुड़े हुए हैं। आपको भी बहुत बहुत आप टाइम निकाल करके इस फेसबुक लाइव जुड़े। तो हम समझते हैं कि बहुत कम नेता हैं इस देश में जिन्होंने महिलाओं पर इतना काम करने का काम किया है, और जिनके पास इतनी दूरदर्शी सोच है, जो आने वाले 30, 25, 30, 40, 2-3 डिकेड्स के लिए कैसे ये समाज आगे बढ़े। और आपको याद होगा कि जब सती प्रथा का विरोध किया गया था हमारे जो पूर्वज थे, महापुरुषों के द्वारा, और एक बड़ा संघर्ष यहाँ पर शुरू हुआ था देश में कि सती प्रथा के खिलाफ, तो उनको भी बहुत गालियाँ पड़ी थी, और यहाँ तक कि उनके साथ बहुत अभद्र व्यवहार किया गया था। जो लोग समाज में पहले से मठाधीश बने रहते हैं, वो लोग जो स्थापित जो परंपराएं हैं उसके खिलाफ कोई काम करता है तो उसके खिलाफ लोग बहुत आवाज़ उठाते हैं और उनका बहुत विरोध करते हैं। लेकिन कालांतर में जाकर के समाज रियलाइज करता है और एहसास करता है कि नहीं, ये हमारा जो हमारे नेता थे, जो हमारे महापुरुष थे, उन्होंने अच्छा काम किया है। इसीलिए हम समझते हैं कि इतिहास आने वाले समय में गवाह बनेगा इस बात का कि माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने एक बहुत बढ़िया काम किया है, और हम अपने नेता को इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर उनके कार्यों के लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं। और एक दो बात और हम शेयर छोटा सा करना चाहते हैं, 2-3 मिनट का, कि माननीय नेता हमारे गए हैं, कल लंदन गए हैं, और लंदन जाने का मेन मकसद ये है
कि वो आने वाली जो पीढ़ी है हमारे लिए, उसके लिए एक बेहतरीन साइंस सिटी का निर्माण करा रहे हैं। और ये साइंस सिटी का निर्माण पिछले 3-4 वर्षों से, कोविड के पहले से ही ये शुरू हुआ था, परंतु कोविड के कारण ये डिलेड हो गया। 2 साल हमारा ये प्रोजेक्ट पूरा डिलेड हो गया। और आपको याद होगा, बहुत से लोग जानते होंगे, समझते होंगे कि जब भी इस तरह के कोई म्यूजियम बनता है तो उसका एक कंस्ट्रक्शन पार्ट होता है और उसका एक एग्जिबिट पार्ट होता है। और हम भाग्यशाली हैं कि माननीय नेता के साथ भवन निर्माण मंत्री के रूप में लगभग 4 साल हम काम करने का मौका मिला है। तो हमने माननीय नेता के जो भवनों का कॉन्सेप्ट है उसको बहुत करीब से, उनके विचारों को, उनकी सोच को हमने बहुत करीब से देखने का, किस तरह से वो हर चीज़ को बहुत ही हुमंगस और बहुत बड़ा बना करके, इस मतलब उनकी चाहत है कि हम देश के में सबसे बेस्ट हो। हम जैसे कि बिहार म्यूजियम का जब उन्होंने निर्माण किया तो आपको याद होगा कि बिहार म्यूजियम के बारे में देश विदेश में इतना लिखा गया। जब प्रधानमंत्री जी आए थे बिहार, तो बिना कार्यक्रम के जब उनको, और वो बिहार म्यूजियम देखने के लिए गए थे, क्योंकि वो जो बिहार म्यूजियम बना है पटना में, वो इंटरनेशनल लेवल का बिहार म्यूजियम, और उसको कई अवार्ड मिले हैं। और उसी तरह से यहाँ पर माननीय नेता ने, अभी हम उनके साथ गए थे दरभंगा में एक तारामंडल के उद्घाटन में, और वो भवन निर्माण विभाग ने बनाया था। और उसमें जो हम माननीय नेता ने इक्विपमेंट्स लगवाया है, वो हम समझते हैं वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट इक्विपमेंट्स है, जो हमारे ब्रह्मांड के बारे में आने वाले बच्चों को जानकारी देने का काम करेगा। तो जब हम दरभंगा से वापस लौट रहे थे माननीय नेता के साथ गाड़ी में, तो उन्होंने बताया कि कैसे उनके दिमाग में ये आया। जब वो छोटे थे तो वो कलकत्ता गए थे और कॉलेज टाइम में, और उन्होंने कलकत्ता में तारामंडल देखा था। और उन्होंने कहा कि हमारे मन में आया था कि कभी हमें शासन का मौका मिलेगा या हमें इस तरह का भगवान मौका देंगे तो मैं जरूर बिहार में इंटरनेशनल स्तर का तारामंडल बनाने का काम करूँगा। और जो दरभंगा का उन्होंने तारामंडल बनवाया, तो वो बेस्ट इक्विपमेंट्स वर्ल्ड का उन्होंने लगवाया, इंटरनेशनल मतलब दरभंगा के तारामंडल में वर्ल्ड का बेस्ट इक्विपमेंट्स है। और जब वो वहाँ से आए तो जो पटना का प्लानिटेरियम है, पटना के प्लानिटेरियम को भी जब दरभंगा का पास हुआ तो उन्होंने कहा कि रिनोवेट करने के लिए। और आज जो पटना का तारामंडल है, जो रिनोवेशन के बाद जो बना है, हम ये कहेंगे जो भी हमारे बच्चे हैं बिहार के, वो जरूर पटना के तारामंडल को, स्कूल के लोग, सरकारी विद्यालय के जो प्रिंसिपल इसमें जुड़े हुए हैं या जो लोग प्राइवेट स्कूल्स के हैं, ये निश्चित रूप से बिहार के तारामंडल को अपने बच्चों को दिखाने का काम करें। ये इतना बढ़िया और इंटरनेशनल स्तर का ये तारामंडल है कि जो बच्चे आएंगे या जिनको भी अभिरुचि है, बच्चे नहीं, जब यंग भी जो लोग, बहुत से लोगों को ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की कोशिश करना चाहते हैं, तो वो निश्चित रूप से उस तारामंडल में जाएं। और उसका जो रिनोवेशन के बाद जो तारामंडल बना, मैं समझता हूँ ये वर्ल्ड क्लास का तारामंडल। और जो एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी 2 महीना पहले, लगभग 2 महीना पहले माननीय नेता गए थे उसको देखने के लिए, एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी को। तो जब वो साइंस सिटी देखने के लिए गए थे, तो इसके पहले हमारे कुछ पदाधिकारी, हमारे जो सचिव थे रवि जी और जो एक्सपर्ट्स थे, ये लोग गए थे एग्जिबिट्स को, साइंस सिटीज़ के एग्जिबिट्स को देखने के लिए, साइंस म्यूजियम देखने के लिए। और उन्होंने 2-3 जगह साइंस म्यूजियम देखा था। तो जब माननीय नेता एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी देख रहे थे, तो एग्जिबिट्स अभी फाइनल नहीं हुए, टेंडर्स के प्रोसेस में इसमें है। और हर चीज़ का एक प्रोसेस बनता है। जैसे आप ज़मीन के मकान के लिए 100 रुपया दिए, तो एग्जिबिट के लिए आप 50 रुपया रखते हैं, 30 रुपया रखते हैं। तो लोगों ने कहा कि ये क्योंकि आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है और आप पूरे मतलब चाहते हैं कि दुनिया का बेस्ट साइंस सिटी ये बने, और उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर खुद से चलते, आग्रह किया पदाधिकारी ने, तो हमको लगता है कि ये बेहतर हो पाता आपका निर्णय, क्योंकि ये दिस इज़ योर ड्रीम प्रोजेक्ट। तो बहुत मुख्यमंत्री जी ने कहा कितना समय लगेगा, क्या लगेगा, लेकिन वो उसके बाद ये निर्णय हुआ कि नहीं, साइंस सिटी को देखने के लिए हम जाएंगे। और उसके लिए हम समझते हैं इंग्लैंड गए हैं। तो ये आने वाली हमारी पीढ़ी के लिए, आज जो नीतीश जी का लंदन दौरा है, मैं समझता हूँ ये आने वाली पीढ़ी के लिए है,
और जो मुश्किलें माननीय नेता ने, क्योंकि माननीय नेता खुद भी इंजीनियर हैं और उन्होंने इन सब चीज़ों को उनके ऊपर उनका गहन अध्ययन है, तो हम समझते हैं कि ये एक सफल उनका यात्रा होगा और हमारे आने वाली समय में 20 बरस, 25 बरस, 30 बरस के लिए जो ये अब्दुल कलाम साइंस सिटी बनेगा, मैं समझता हूँ कि ये दुनिया का जिस तरह से बिहार म्यूजियम बना, आने वाले समय में APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का भी उसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी ख्याति होगी। इसी मकसद के साथ माननीय नेता साइंस सिटी के भ्रमण के लिए गए हैं और उनके आने के बाद वो भी हमारे आने वाली पीढ़ी को सौगात चुनाव के बाद देंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं ये कहूँगा कि जिस तरह से आरक्षण में उन्होंने महिलाओं की जो क्रांति की माननीय नेता ने शुरुआत की, वो 2004 में आज 50% आरक्षण पंचायतों में दिया। प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति में उन्होंने 50% का आरक्षण दिया। वर्ष 2013 में बिहार पुलिस में उन्होंने 35% आरक्षण दिया और बिहार पूरे देश का ये पहला राज्य है जहां सबसे ज़्यादा नियुक्तियां, आरक्षी की नियुक्तियां, महिला आरक्षी की नियुक्तियां बिहार में है। तो ये भी एक हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। मेडिकल इंजीनियरिंग और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से संबंधित जितने भी शैक्षणिक संस्थाएं हैं, उसमें भी माननीय नेता ने 33% आरक्षण देने की व्यवस्था की है कि हम मैट्रिक तक तो ग्रेजुएशन तक तो प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं और इसके बाद हम इंजीनियरिंग और मेडिकल में भी 33% उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था बिहार में की है। और बिहार में पूरे दुनिया में बिहार अकेला राज्य है जहां 10 रुपये में हम इंजीनियरिंग की पढ़ाई अपने इंजीनियरिंग कॉलेजों में करा रहे हैं। इसलिए हम सभी अपने जो नौजवान हमारे बेटियां हैं, जो हमारे सबको हम आने वाले समय के लिए बहुत से शुभकामना देते हैं। जिनके माता पिता के पास बेटियां हैं, उनको भी हम उनका हौसला बुलंद करते हैं कि सरकार और अब जेंडर बायसनेस समाज में धीरे धीरे खत्म हो रहा है। आप अपनी बेटी को आगे पढ़ाने के लिए, अब हमारी बेटियां फाइटर प्लेन चला रही है। अब जब भी आप हम लोग फ्लाइट में चलते हैं, चाहे वो इंडिगो हो, विस्तारा हो, चाहे कोई भी फ्लाइट हो, उसमें हमको जो को पायलट होता है, मेन पायलट होता है, उसमें कोई ना कोई कहीं ना कहीं महिलाएं मिलती हैं। इसलिए आप अपनी बेटियों को खूब पढ़ाएं। आपकी बेटियां आने वाले आपके सपनों को पूरा करने में सक्षम हैं। उनको ताकत दीजिए, उनको सबल बनाइए। आप सबको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। न्यू अपडेट के लिए देखते रहिए कंचन न्यूज।